हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, क्योंकि अभी अभी हम सबने होली का त्यौहार मनाया है। बड़े धूमधाम से खुशियों का त्यौहार मनाया है दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों, इन सब चीज़ों से जितना हो सके उतनी जल्दी बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मंजिल है मेरे दोस्तों पढ़ाई करना, और हमें प्राप्त करने हमारी मंजिल एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने हैं। तो जितना हो सके उतनी जल्दी इन सब चीज़ों से निकल जाना चाहिए एक स्टूडेंट को, क्योंकि मेरे दोस्तों ये होली का त्यौहार हुआ, दिवाली का त्यौहार हुआ, ये आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन जब आप अपनी मंजिल से भटक जाओगे तो ये मंजिल दोबारा नहीं मिलने वाली है आपको दोस्तों। और आपने होली के बारे में तो बहुत सी कहानियां पढ़ी हैं। क्यों मनाई जाती है होली? होली को मनाने का उद्देश्य क्या है? पहले दिन मेरे दोस्तों होली का दहन होता है, आप सब जानते हो, और फिर हम बड़े धूमधाम से होली मनाते हैं, आपस में दोस्तों को रंगते हैं, अपने प्रेमिका को रंगते हो ना, उसके गालों पे कलर लगाते हो, सब कुछ होता है होली के त्यौहार पे। लेकिन रीज़न क्या है होली के त्यौहार को मनाने का? तो इसके पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। सबसे फेमस कहानी हो गई हमारी होलिका और प्रहलाद की। यह कहानी सबसे फेमस है होलिका के बारे में, जो होलिका दहन होता है, होली जलाए जाते हैं उसके बारे में। और गालों पे रंग लगाने की बात हुई तो उसके बारे में कहानी है हमारे राधा और कृष्ण की। और उस कहानी से तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। उनकी जो शानदार लव स्टोरी है वो आप सबने पढ़ रखे हैं मेरे दोस्तों। क्या है, कन्हैया का रंग कौन सा था? सांवला था, और राधा थी मेरे दोस्तों क्या? गोरी गोरी। राधा क्या थी? गोरी गोरी। तो कन्हैया को ये बात अच्छी नहीं लगती थी भगवान कृष्ण को कि मेरा रंग तो सांवला और राधा का रंग गोरा। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन क्या हुआ, कन्हैया जी ने अपनी माँ यशोदा से इस बात की शिकायत की कि माँ मैं तो सांवला हूँ और राधा गोरी है, तो इसका क्या किया जाए? तो फिर माता यशोदा ने कन्हैया को सुझाव दिया कि बेटा तू ऐसा कर कि जिस रंग का तू है उसी रंग से राधा को भी रंग दे। क्या है कि जिस रंग का, सांवले रंग का तू है उसी रंग से राधा को रंग दे। तो ये बात कन्हैया को भी अच्छी लगी कि हाँ माँ बिल्कुल हो सकता है। तो कन्हैया जी ने सेम तरीका अपनाया और राधा को भी उसी रंग से रंग दिया। तो जिस दिन से कहा जाता है कि ये रंगों का त्यौहार, उसी दिन से मनाया जाने लगा राधा और कृष्ण की लव स्टोरी। दूसरी स्टोरी की बात करें, अब कहानियां सुनना आप सबको अच्छी लगती हैं दोस्तों, कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, तो आप बिल्कुल सुनते रहोगे। अगर मैं 1 घंटे तक भी आपको कहानियां सुनाता रहूं तो आपको अच्छी लगेगी। और बहुत से स्टूडेंट क्या हैं जो शातिर दिमाग के होते हैं, उनको ये क्या है, एक कल्पना लगते हैं मेरे दोस्तों, ये सब कहानियां काल्पनिक लगते हैं उनको। लेकिन कुछ हुआ होगा ऐसा, तभी तो ये कहानियां हमारे सामने आती हैं। जैसे हमारे पास कुछ साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जिनकी कारण ही तो हम ये कहानियां पढ़ पा रहे हैं आज। मान लो हमने प्रहलाद और होलिका की स्टोरी कहाँ से है हमारे सामने, भाई ऐसा कुछ हुआ होगा। तो क्या हुआ था उनके साथ? आप जानते हो बुंदेलखंड में झांसी पड़ता है, और झांसी में एक स्थान है एरच। एरज स्थान है, वहाँ का पहले एक राक्षस राजा हुआ करता था दोस्तों, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। एक बहुत दानवी था एक तरह से, वो तो राजा क्या था, दानव था मेरे दोस्तों। अब वो हिरण्यकश्यप ब्रह्मा का भक्त था, तो उसको वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से। और वरदान क्या प्राप्त था उसको? उसको यह वरदान प्राप्त था कि ना तो उसे कोई दिन में मार सकता है और ना ही उसे रात में मार सकता है, ना कोई मानव मार सकता है और ना ही कोई जानवर उसे मार सकता है। यह वरदान उसे प्राप्त था ब्रह्मा जी से। तो उसके अंदर अहंकार भर गया मेरे दोस्तों, यह वरदान प्राप्त करके। अहंकार था उसके अंदर, भाई कोई भी आदमी है वो मर ही नहीं सकता, तो उसके अंदर तो अहंकार होगा। और उसी अहंकार के कारण एक दिन वो मारा गया था दोस्तों। लेकिन कैसे? उसके अंदर अहंकार भर गया तो वो खुद को भगवान समझने लगा। कौन? राजा हिरण्यकश्यप, एक दानव राजा था। तो वो खुद को भगवान समझने लगा, और उसके जो आसपास के लोग थे, उसके राजधानी में जो लोग थे, एरज से राजधानी में उसके राजधानी हुआ करते थे एरज, उन लोगों से वो खुद की पूजा करवाने लगा भगवान के रूप में। देखे दोस्तों कैसा दानव आदमी था, खुद की पूजा करवाने लगा। लेकिन मेरे दोस्तों कहते हैं ना कि भाग्य का साथ होता है, तो उसके साथ भी भाग्य का साथ हुआ उसके साथ भी। कैसे? उसके साथ भाग्य का साथ ये हुआ कि अगर तू मान ले खुद को भगवान समझ रहा है ना, तो तेरे घर में एक ऐसा पुत्र पैदा करूंगा। भाग्य का सहारा है मेरे दोस्तों, विष्णु भगवान की कृपाती उसके पुत्र पे। उसके एक घर में पुत्र हुआ जिसका नाम था मेरे दोस्तों प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। स्वयं राजा हिरण्यकश्यप के घर में पैदा हुआ, ठीक है, खुद का पुत्र था। अब प्रहलाद भगवान विंसु, विंसु मतलब भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण भगवान का वह सच्चा भक्त था मेरे दोस्तों। कौन? पुत्र प्रहलाद।
अब सच्चा भक्त था तो वो तो मेरे दोस्तों भगवान कृष्ण के ही पूजा करेगा, वह क्यों राजा हिरण्यकश्यप की पूजा करे। लेकिन हिरण्यकश्यप कौन था? प्रहलाद का बाप था दोस्तों। अब उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी हिरण्यकश्यप को कि सब तो मेरी पूजा कर रहे हैं, पूरे आदमी जितने भी उसकी राजधानी में आदमी है सब उसकी पूजा करने लगे भगवान के रूप में, ठीक है। अब सब तो मेरी पूजा कर रहे हैं लेकिन मेरा खुद का पुत्र किसी दूसरे की पूजा कर रहा है, तो ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी ये उसके मन को नहीं भाई मेरे दोस्तों। तो उसने क्या किया? अब क्या किया जाए? उसने प्रहलाद को मारने की योजना बनाई दोस्तों। खुद के पुत्र को, स्वयं के पुत्र को मारने की योजना बनाई राजा हिरण्यकश्यप ने। दानव राजा था तो कुछ भी हो सकता है, वहां तो कुछ भी कर सकता है। अब योजना बनाए तो लेकिन पुत्र प्रहलाद के ऊपर किसका आशीर्वाद था? भगवान विष्णु का। तो उसने हर संभव प्रयास किया हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद को मारने का, लेकिन वो हर बार असफल रहा मेरे दोस्तों। कौन? राजा हिरण्यकश्यप। तब वो बिल्कुल हार चुका था, उसको किसी भी प्रकार से मार नहीं सका पुत्र प्रहलाद को। तो उसने क्या किया? वहां पर एक डिकोलिन नामक पर्वत पड़ता है दोस्तों, डिकोलिन नाम का एक पर्वत है, उससे उस पुत्र प्रहलाद को उसने नीचे फेंक दिया मेरे दोस्तों, नीचे गिरा दिया उस डिकोले पर्वत से, जो आज भी वहां विद्यमान है मेरे दोस्तों, डिकोले पर्वत। और जिस स्थान पे पुत्र प्रहलाद गिरा था वह स्थान भी आज वहां विद्यमान है। तो जब वहाँ ये स्थान विद्यमान है तो हम क्यों इन कहानियों को काल्पनिक माने? और इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रिसर्च करने का काम मेरे दोस्तों पुरातत्व विभाग का है। हम तो स्टूडेंट हैं, हम कहानियाँ पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। हमें मेरे दोस्तों रिसर्च से क्या काम है? रिसर्च तो पुरातत्व विभाग करेगा। ये कहानियाँ कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक सच हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की सारी जानकारी कौन रखता है? पुरातत्व विभाग। लेकिन मेरे दोस्तों अब डिकोले पर्वत से फेंक तो दिया प्रहलाद को, फिर भी वो बच गया, क्योंकि किसका? भगवान विष्णु का वरदान था उसके ऊपर, बच गया। तो वो बिल्कुल थक चुका था मेरे दोस्तों हिरण्यकश्यप। तो उसने अपनी बहन, उसकी बहन थी होलिका, जिसको आप जलाते हो। अब उसको जलाते क्यों? उसका भी कारण अभी बताऊंगा। होलिका के साथ उसने योजना बनाई, क्योंकि होलिका के पास एक चुनरी हुआ करते थे मेरे दोस्तों, जिसको ओढ़कर वह आग में बैठ सकते थे, फिर भी उसका बाल भी बाका नहीं होता था होलिका का। उस चुनरी को ओढ़कर वह आग में बैठ जाते थे, बिल्कुल फिर भी नहीं जल पाती थी वो। ये उसके पास में, ये भी एक तरह से वरदान था होलिका के पास में। तो उन्होंने योजना बनाई। हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरी प्यारी बहिना, तो एक ऐसा काम कर, ये मेरा पुत्र मेरे बिल्कुल भी नहीं मान रहा, तो ऐसा कर, तो इसको लेकर आग में बैठ जा। तो बिल्कुल योजना के अनुसार उन्होंने काम किया। होलिका पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में जा बैठी। लेकिन मेरे दोस्तों क्या है? भाग्य का सहारा है, भाग्य का सहारा है, भगवान विष्णु की कृपा हुई। वह चुनर, अचानक हवा का रूह आया, तेज हवा चली मेरे दोस्तों, और जो होलिका ने चुनर ओढ़ रखी थी, जिसको उड़कर वह आग में बैठे थे, वह चुनर उड़कर प्रहलाद पर जा गिरी। अब प्रहलाद पर वो चुनरी जा गिरी तो मेरे दोस्तों होलिका तो जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया वापस। प्रहलाद वापस बच गया मेरे दोस्तों, जिस दिन से कहा जाता है कि होलिका दहन किया जाता है। तो ये कहानी आती, लेकिन इन सब कहानियों को छोड़े अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। आज पढ़ना क्या है? आज हमारा टॉपिक है मेरे दोस्तों गनाब। क्या है? गनाब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? क्यूबॉइड, ठीक है। तो आज हम इसी चीज का अध्ययन करने वाले हैं, गनाब को। इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको होगी बिल्कुल, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो ना। गनाब क्या होता है मेरे दोस्तों? एक तरह से रूम मान सकते हैं हम, हमारे घर का कमरा मान सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ईंट। जिस ईंट से मकान को बनाया जाता है वह ईंट भी किस आकार के होते हैं? गनाब आकार के होते हैं मेरे दोस्तों। ईंट भी एक गनाब है। उसके बाद में किसी बॉक्स को ले लीजिए आप, कोई बॉक्स होता है डिब्बा, वो भी गनाब के आकार का होता है। तो गनाब का चित्र मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये आपका गनाब हो जाएगा। इसकी लंबाई ज़्यादा होते हैं, चौड़ाई कम होते हैं मेरे दोस्तों। इस प्रकार से ये आपका गनाब हो गया। ये क्या है? गनाब का चित्र है दोस्तों ये। अब इसके अंदर क्या होते हैं? आपने आयत पढ़ा, हमने पिछली क्लास में आयत का ही अध्ययन किया था। ना देखे हो तो जाकर आप वीडियो को देख सकते हो, बिल्कुल शानदार तरीके से हमने उस क्लास को पढ़ा था। अब इसमें एक तो ये लंबाई हो गई इसकी, यहाँ से अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो ये होते हैं इसकी चौड़ाई, जिसको हम बी से प्रदर्शित करते हैं, ब्रेथ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रेथ। और ये होते हैं मेरे दोस्तों गनाब की क्या? ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें गनाब के अंदर होते हैं। क्योंकि बॉक्स हैं, एक कमरे को मान लो तो कमरे की चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होते हैं, और उस कमरे की ऊंचाई भी होते हैं दोस्तों। तो ये होते हैं गनाब के आकार के, ठीक है। इसके अंदर 6 पलक होते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको होगी। आपको याद क्या रखना है मेरे दोस्तों इसके बारे में? इसके बारे में आपको याद रखना है एक तो आयतन,
क्या रखना है याद मेरे दोस्तों, आयतन। कि घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो तीनों का गुणा कर दो आप, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आपका इस घनाभ का आयतन निकल कर आ जाता है। ये सामान्य जानकारी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, सवालों की तरफ भी लेकर चलूंगा आपको, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप पढ़े मेरे दोस्तों, बिल्कुल शानदार क्लास होने वाली है आज की। अगर घनाभ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना दोस्तों, बिल्कुल गलत जाने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी आज के बाद, ये मान लो, ठीक है। एक होता है मेरे दोस्तों संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है मेरे दोस्तों 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये होता है मेरे दोस्तों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। उसके बाद में बात करें अगर हम विकर्ण की, कौन सा विकर्ण भी होगा, विकर्ण किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा होते हैं। आयत के विकर्ण की बात करें तो मेरे दोस्तों मात्र उसमें लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, तो रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या होता है, आयत का विकर्ण होता है। इसमें मेरे दोस्तों ऊंचाई भी शामिल है, तो घनाभ का जो विकर्ण होगा वह क्या होता है मेरे दोस्तों, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, तीनों चीजें होती हैं मेरे दोस्तों, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। अब देखिए सवालों पे लेकर चलता हूं आपको डायरेक्ट, बिना किसी बातचीत के सवालों पर आते हैं हम। बिल्कुल एक एक नंबर का सवाल आएगा ना किसी भी एग्जाम में, तो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। 1 नंबर का आए चाहे 2 नंबर का आए, आपका 1 या 2 नंबर पक्का होने वाला है आज की इस क्लास से, ठीक है। एक उदाहरण समझिए दोस्तों, आपको सारी बातें इसी उदाहरण के माध्यम से समझ में आ जाएगी। बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूं आपको, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेकर चलूंगा मैं, एडवांस लेवल तक लेकर चलूंगा दोस्तों। देखिए मेरे पास मान लो कोई बॉक्स है, तो बॉक्स का आकार तो नॉर्मल सी बात है कि कौन सा होगा, घनाभकार होगा, ठीक है। घनाभ के आकार का कोई बॉक्स है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। अब 3 चीजें आपको निकालने हैं यहाँ से। पहला तो उस बॉक्स का आयतन, कि उस बॉक्स के अंदर जो चीजें रखी हुई हैं उसका आयतन क्या होगा। मान लो कोई तालाब है, तो तालाब के अंदर पानी भरा होगा, तो पानी भरा होगा तो मेरे दोस्तों क्या निकाला जाएगा, मान लो तो उसके अंदर तो आयतन निकालना होता है आपको, ठीक है। एक होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इन सारी चीजों को कैसे निकाला जाता है उन सब चीजों की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आयतन क्या होता है आपका, तीनों का गुणा कर दो, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 20 गुणा 12, 20 गुणा 12 गुणा 9, ये तीनों का गुणा कर दिया मैंने, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहां से देखिए आप, ये हो गया आपके पास में 240 और 240 का गुणा 9 से, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, यहाँ से 0, 36 का 6 हासिल 3, 18 और 3 21, यानी कि 2160। लेकिन ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। किस में आएगा दोस्तों, सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का 3 बार गुणा होगा, तो क्यूब तो लगना ही है मेरे दोस्तों। तीनों का गुणा कर दो आप, 2160 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या निकल कर आया आपका, ये आयतन। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2 तो खुद का ही है मेरे दोस्तों, 2 से आपको कोई मतलब नहीं है, 2 को तो बिल्कुल लिखना ही है, ठीक है। अब लंबाई का गुणा चौड़ाई से, लंबाई कितनी 20 और चौड़ाई कितनी 12, तो 20 का गुणा चौड़ाई से यानी कि 12 से, तो 240 हो गया, ठीक है। फिर आगे आपके चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 12 × 9 कितना होता है 108, ठीक है। प्लस ऊंचाई का गुणा लंबाई से, 9 × 20 कितना हो गया 180, ठीक है। अब तीनों को जोड़कर मेरे दोस्तों 2 से गुणा कर दो, तीनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दो आप, तो तीनों को जोड़ते हो मेरे दोस्तों तो 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 12 का 2 हासिल 1, 3 2 5 यानी कि 528, तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्तों 1056। कितना, 1056। अब ये किस में आएगा, इसकी इकाई क्या होगी, इकाई होगी मेरे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है एक तरह से, तो क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर होती है, ठीक है। भाई आयत का क्षेत्रफल निकालते हो आप तो क्षेत्रफल की इकाई क्या आती है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी तो क्षेत्रफल ही है आपका, तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं बात करूं इसके विकर्ण की, तो विकर्ण कैसे निकाला जाता है, तीनों का मेरे दोस्तों स्क्वायर कर दो रूट के अंदर और आपका विकर्ण निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सवाल नंबर फर्स्ट देखे आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत शानदार और बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है। बड़ा आसान सवाल है दोस्तों, मुझे बताओ, ये आपका कमरा है मान लो,
अब इस कमरे में मुझे सबसे बड़ी वस्तु रखनी है, तो मैं किस हिसाब से रखूंगा? तो विकर्ण वाइज रखूंगा। मुझे बताएं कि विकर्ण किसी भी आकृति की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो विकर्ण के हिसाब से मैं उस लकड़ी को रखूंगा। यहां से नीचे का हिस्सा होगा उस लकड़ी का और ऊपर का हिस्सा यहां पर होगा, इस हिसाब से मैं रखूंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 12 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 8 मीटर ऊंचे कमरे में अधिकतम किस लंबाई की लकड़ी रखी जा सकती है? तो बड़ा सिंपल सी बात है कि हमें निकालना क्या है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या होता है दोस्तों? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, किसके अंदर? रूट के अंदर। तो 12 का स्क्वायर रखो आप, ठीक है, प्लस चौड़ाई कितनी है आपके? 8, तो 8 का स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी है आपके पास में मेरे दोस्तों? सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर है 9 मीटर। 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ये आपका विकर्ण हो गया। तो 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया मेरे दोस्तों? 144, और 9 का स्क्वायर 81, 144 प्लस 81 और प्लस 64। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दो। अगर आप तीनों का अगर आप एडिशन करते हो तो मेरे दोस्तों कितना आया आपके पास में? रूट 289। कितना हो गया? 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का, यानी कि 17 सेंटीमीटर आपकी वो भुजा होगी जो लकड़ी को सबसे बड़े हिसाब से रखा जा सकता है, यानी कि आपका आंसर हो गया 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, किसी भी वस्तु को अगर आपको रखना है तो किस हिसाब से रखो कि आप विकर्ण के हिसाब से। ठीक है, यह बात याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल देखिए, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है लेकिन कई परीक्षाओं में आ चुका है ऐसा सवाल मेरे दोस्तों। एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में कितनी ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या है कि जो दो लंबाई दी है, लंबाई और चौड़ाई दी है, लंबाई और ऊंचाई दी है। लंबाई कितनी? 8 मीटर और ऊंचाई कितनी? 6 मीटर। लेकिन जो आपकी चौड़ाई दी है वो मेरे 200 सेंटीमीटर में दी हुई है। किसमें? सेंटीमीटर में। तो पहले तो हमें इन दोनों को लंबाई और ऊंचाई को किस में बदलने की आवश्यकता है? सेंटीमीटर में बदलने की आवश्यकता है। कि भाई अगर अब ये सवाल किस प्रकार से होता है कि भाई आपको क्या बनाना है? एक दीवार बनानी है। क्या बनाने है? और दीवार बनाने में किसका इस्तेमाल करोगे आप? ईंटों का इस्तेमाल करोगे। नॉर्मल सी बात है। अब ईंटें भी दो प्रकार की होती है, कौन सी ईंटों का इस्तेमाल करोगे वो मैं नहीं जानता, ये आपके ऊपर है। लेकिन ईंट किस आकार के होते हैं दोस्तों? घनाभ के आकार के होते हैं। और दीवार भी किस हिसाब के होते हैं? घनाभ के आकार के होते हैं, क्योंकि दीवार में भी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ में ऊंचाई भी होती है। तो दोनों चीजें घनाभ के आकार के हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो आपको एक दीवार का निर्माण करना है ईंटों के हिसाब से। ठीक है, ईंटों से दीवार का निर्माण करना है। तो मेरे दोस्तों मुझे बताओ कि 8 मीटर लंबाई, ठीक है, ये तो 8 मीटर लंबाई, उसके बाद में 8 मीटर को मैं सेंटीमीटर में बदल दूंगा तो 800। ठीक है, उसके बाद में 6 मीटर ऊंचाई यानी कि 600 मीटर ऊंचाई और 22.5 सेंटीमीटर, क्या 22.5 सेंटीमीटर क्या मेरे दोस्तों चौड़ाई। इसकी हमें एक दीवार बनाने इस आकार के, इसमें ईंटों का इस्तेमाल करना है जिसकी जो साइज है मेरे दोस्तों वो है 25 सेंटीमीटर। तो क्या उसकी लंबाई, उसके बाद में 11.25 सेंटीमीटर, 11.25 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई और मेरे दोस्तों 6 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। कितनी? 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो मुझे बताओ कि कितने ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी उस दीवार को बनाने में। तो कुछ नहीं करना, आपको दीवार के आयतन में मेरे दोस्तों ईंटों के आयतन का भाग लगा देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना कि भाई जब भी दीवार बनानी हो ईंटों के हिसाब से, ईंटों से दीवार बनानी हो तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे दो और आपका ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी, यानी कि ये n के बराबर होगी। संख्या निकालने हो आपको तो इस हिसाब से करना आप। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका ये तो दोगुना ये है तो इसको 2 बार काट सकते हो आप। ठीक है, 6 से 600 को 100 बार काट सकते हो और 25 से 100 को भी 4 बार काट सकते हो। तो आपके पास में कितना बचा? 800 गुने में 4 गुना 2 यानी कि 8 बचा। 8 गुना 8 64 और 00 यानी कि 6400। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6400 ईंटों की आवश्यकता आपको पड़ने वाले उस दीवार का निर्माण करने में। ठीक है मेरे दोस्तों, भाई कुछ नहीं करना कि 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनानी है। उसमें ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रत्येक ईंट की साइज है 25 सेंटीमीटर तो लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 सेंटीमीटर ऊंची है।
ये ईंट की साइज है, तो ईंटों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना था। तो n बराबर n की, n क्या है, ईंटों की संख्या। दीवार का आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमने लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई की, यहाँ पर 8 और 6 मीटर में दी हुई थी, तो हमने सेंटीमीटर में उसको चेंज किया और ईंटों के एक ईंट के साइज का हमने भाग लगा दिया है, यानी कि दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग लगाना है, कुछ नहीं करना, ठीक है। और आपका आंसर आ गया कितना, 6400, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल देखे, बिल्कुल पिछले वाले सवाल के जैसा ही यह सवाल है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सेम सवाल है। बस इसको करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो कोई भी एक आकृति है, अब उसको पिघला देता हूं मैं, और पिघलाकर किसी दूसरी आकार की आकृति में उसको चेंज करना है मुझे। तो मात्र एक ही क्वांटिटी है मेरे दोस्तों, आयतन। कौन सा आयतन, आयतन ही आपका चेंज नहीं होगा, बाकी सब चीजें चेंज हो जाती हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर घन आपका आयतन बराबर घन के आयतन के हो जाएगा, और गुणा में n, n का मतलब क्या है, संख्या, क्योंकि आपको इस सवाल में संख्या ज्ञात करनी है। एक ठोस घन आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि घन आपको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं, तो समान घनों की संख्या क्या है, यानी कि n निकालना है आपको। तो यहाँ पर सेम मेरे दोस्तों, घन आपका आयतन और घन का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों चीजें आपकी चेंज नहीं होगी, मतलब आयतन चेंज नहीं होगा। अब n निकालना है मुझे, तो n निकालने के लिए ये गुणा में है, तो इधर क्या आ जाएगा, ये बटे में, यानी कि घन आपका आयतन बटे घन का आयतन। घन आपके आयतन में मैं अगर घन के आयतन का भाग लगा दूंगा, तो मेरे पास n निकल कर आ जाएगा, यानी कि छोटे वाले घनों की संख्या निकल कर आ जाए। भाई घनाभ एक बड़े आकृति हैं, बड़े आकार का घनाभ है, उससे आपको घन का निर्माण करना है, तो छोटे छोटे तो बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाने हैं आपको। तो घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो 14 आपकी लंबाई हो गई, 12 आपकी चौड़ाई हो गई, और 8 आपकी क्या हो गई, ऊंचाई हो गई दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन होता है मेरे दोस्तों भुजा का क्यूब। तो भुजा कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 का क्यूब मतलब 2 का 3 बार गुणा करना। काट सकते हो यहाँ से आप मेरे दोस्तों, 2 से काटो इसको 4 बार, 2 से 6 बार और 2 से 7 बार, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया आपके पास में, 7 गुने 6 गुने 4, ठीक है। 42 गुने 4 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 8 और 16, ठीक है, यानी कि 168। तो हम उस घनापाकार आकृति से, उस बड़े वाले आकृति से छोटे वाले घनों का, कितने घनों का, 168 घनों का निर्माण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अगला सवाल देखें दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया है मेरे दोस्तों, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दिया है आपको, अनुपात दिया है। साथ में आपको आयतन दिया है घनाभ का, और आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 5000 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इनका रेशियो कितना दिया है, 5:4:2, ये आपके पास में रेशियो दिया है। मेरी मर्जी से मैं x लगा सकता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x हमारा क्रम है शुरू से गणित में लगाने का, x तो लगाते ही है, ठीक है। दिया क्या है आपको, आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो दिया है आपको, यानी कि 5x गुणा 4x गुणा 2x बराबर कितना दिया है, 5000, ठीक है। अब इनको आप गुणा करते हो, तो 5 को 20, 20 2 40, यानी कि 40x का क्यूब बराबर 5000, ठीक है। काट सकते हो, कितने बार कटेगा 40 से मेरे दोस्तों, x क्यूब बराबर कितने बार कटाइए मेरे दोस्तों, 125 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 5, ठीक है। कितना आ गया, 5। अब ये x का मान निकल कर आया, किसका, x का। अब आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और वहां पर तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की आवश्यकता बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर रखते जाओ, तो x का मान यहाँ पर रखते हो आप, x बराबर 5, तो यहाँ पर लंबाई 25 हो गई आपकी, चौड़ाई की बात करें तो 20 हो गई, और ऊंचाई की बात करें तो मेरे दोस्तों 10 हो गई, यानी कि 25, 20 और 10, ये आपके लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो गई, क्योंकि ये तो रेशो दिया था आपको दोस्तों। अब निकालना क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 2 गुणा लंबाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई,
चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब लंबाई का गुणा चौड़ाई से करो, यानी कि लंबाई आपके 25 और चौड़ाई आपके 20, तो 25 गुणा 20 कितना हो गया आपके पास में 500, ठीक है। प्लस चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से, चौड़ाई आपके 20 और ऊंचाई आपके 10 यानी कि 200 हो गया, ठीक है। और h गुणा l मतलब ऊंचाई का गुणा लंबाई से, 10 आपकी ऊंचाई और लंबाई कितने 25, ये हो गया आपका 250, ठीक है। तो कितना हो गया ये 2 गुणा, तीनों को जोड़ लो आप तो 700 और 250 यानी कि 950 हो गया आपके पास में। तो इनका गुणा करते हो अगर आप तो 900 का डबल कितना 1800 और 50 का डबल 100 यानी कि 1900, तो 1900 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। भाई किया क्या हमने, आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4:2 और आयतन दिया है आपको 5000 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और आपको निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पहले तो आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो रेशियो दिया है, तो रेशियो से हम मेरे दोस्तों आयतन दिया है, तो लंबाई गुणा और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का ही तो गुणनफल मेरे दोस्तों आयतन होता है, तीनों का गुणा ही तो आयतन होता है। तो हमने तीनों का गुणा किया है, ये 5000 के बराबर 40x क्यूब बराबर 5000, x क्यूब का मान 125, तो x का मान 5 आ गया। अब इस x के मान को हमने तीनों जगह पर रखा, मतलब जहां पर भी आपको x नजर आ रहा है, तो लंबाई आपकी 25 हो गई, चौड़ाई 20 और ऊंचाई आपकी 10 हो गई। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज किया हमने मान रखा लंबाई और चौड़ाई का तीनों जगह पर, और हमने गुणा करके मेरे दोस्तों जोड़कर ये हमारा आंसर आ गया कितना 1900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बिल्कुल सेम सवाल है दोस्तों ये वाला भी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है, भुजाओं का अनुपात तो दिया है आपको, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देकर आपसे आयतन पूछा है कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घनाभ का आयतन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, तो जवाब देकर बताइए आप। 5 सेकंड तो क्या 5 सेकंड में तो बिल्कुल नहीं निकाल पाओगे, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, इनका अनुपात दिया है आपको 1:2:3, ठीक है, 1:2:3। एक्स अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा सकते हैं अपन, यहाँ पर तो एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब 2 गुणा लंबाई का गुणा चौड़ाई से प्लस चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से प्लस ऊंचाई का गुणा लंबाई से, यानी कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लंबाई हो गई आपके और ये चौड़ाई हो गई। x का गुणा 2x से तो 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऊंचाई का सॉरी चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से यानी कि 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऊंचाई का गुणा लंबाई से यानी कि 3x स्क्वायर। ये आपका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो आपको दिया है कितना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा 88 के बराबर। यहाँ बात करें तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 12x स्क्वायर और यहाँ पर हो गया आपके पास में 6x स्क्वायर बराबर 88, ठीक है। जोड़ सकते हो इनको 16 और 16 6 22 यानी कि 22x स्क्वायर बराबर 88। तो आपको यहाँ से x स्क्वायर का मान मिलेगा कितना 4, x स्क्वायर का मान 4, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 2। अब x का मान 2 हो गया तो आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए और साथ में ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है। तो x का मान यहाँ रख सकते हैं अपन, तो लंबाई कितनी हो गई 2 हो गई, चौड़ाई कितनी हो गई यहाँ पर 2 रखो तो 2 गुना 2 4, ऊंचाई कितनी हो गई 3 गुना 2 कितनी 6। अब तीनों का गुणनफल ही तो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों आयतन कहलाता है। इनके आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई 2 हो गई आपके सामने, चौड़ाई 4 हो गई और ऊंचाई आपके पास में 6 हो गए। तीनों का गुणा कितना 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आया होगा ये आपको सवाल समझ में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल इसी क्लास को हम रेगुलर रखेंगे, ठीक है। घनाभ हम घनाभ ही कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी ये घनाभ पूरा नहीं हुआ है, बहुत से सवाल बाकी हैं अभी इसके, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए सभी को प्रणाम, शुक्रिया दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है।